हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज पहला लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज हम करेंगे। इंट्रोडक्शन जरूरी है जानना, चूंकि जब तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, फिर वो जानना मुश्किल होगा आपके लिए। मैं इसके लिए एक बात बोलता हूं कि ये बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC आता है ना, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आता है, फिर IUPAC, फिर आइसोमेरिज्म आता है, फिर मैकेनिज्म्स आती हैं। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर IUPAC आएगा, उसके बाद में आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये सारी चीजें इस चैप्टर में आएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल जीरो से। जैसे आपने बॉन्ड पढ़े होंगे, कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एक आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, और इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो तीसरे तरीके का बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसे बनेगा? उसके लिए आप समझिए कि अगर मेरे पास में समय है और दोस्त के पास में पैसा है, दोनों मिलकर एक बिजनेस कर लेते हैं, या मेरे पास में पैसा है, समय नहीं, उसके पास में समय है और पैसा नहीं, लेकिन दोनों स्टेबल है अपने लिए, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा समय बचता है, तो चलो मिलकर के कुछ काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। या आप ये कहिए, जहां आप रहते हैं वो आपका घर है, आपके पास में एक और एक्स्ट्रा घर बच गया जिसको आपने रेंट पे दे दिया, तो वहां यूज कोई करता है लेकिन मालिक कौन है? ठीक है, तो ये एक जो रिलेशन मैं बता रहा हूं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का रिलेशन है। आप समझ जाएंगे ये कहानी कैसे फिट बैठेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो 11th क्लास में आपने पढ़ा है, वो क्वेश्चन करेंगे, उससे इस कहानी को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक आपने पढ़ा है कि अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ में KCN को रिएक्ट कराएं तो बनता है RCN, लेकिन अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ में AgCN को रिएक्ट कराएं तो बनता है RNC। बाकी वो अलग है, वो KX जो निकलेगा वो तो है ही। तो ये चेंज क्यों है? ऐसा क्या खास हो गया है? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था KCN में, और ऐसा क्या खास नहीं है AgCN में, दोनों में क्या चेंजेस आए मैं बता देता हूं। देखिए, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है K+ में और Cn- में। यहां पर Cn- ये एक्ट करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। लोकेश जी कैसे हैं? Cn- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एंड इट अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन या ऑन कार्बन ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, चूंकि Cn ने अटैक किया है तो RCN बन गया। लेकिन यहां Ag के और C के बीच में जो बॉन्ड है बेटा, वो कोवलेंट बॉन्ड है, ये आसानी से टूटेगा नहीं। तो यहां पर रिएक्शन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आई वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को मिलती है। AgCN में नाइट्रोजन के पास, AgCN में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अटैक करते हैं। अगर मैं R को CH3 लिखता हूं, X को Cl, तो ये लोन पेयर पहले अटैक करेंगे। तो जाहिर है बॉन्डिंग कार्बन के साथ में नाइट्रोजन की होगी, तो इस तरीके से कंपाउंड बनेगा RNC। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है, जहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना स्टार्ट होता है, वो क्या है? RN। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। यहां कुछ उल्टा नहीं लग रहा है आपको कि नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए, यहां पर थोड़ा सा, यहां नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको लग रही होगी कि 4 होगी और कार्बन की वैलेंसी 3 होगी, लग रहा है ना? ये है क्या?
अगर मैं इस बॉन्ड को कुछ इस तरीके से आपको दिखाना चाहूं, आर एन, और ये छोटा सा बॉन्ड ऐसे, हल्का सा एरो, इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यूज कर लेता है कार्बन। जो अभी कहानी मैंने आपको सुनाई, तो इस बॉन्ड को, यहां ये जो बॉन्ड बना है बेटा, छोटा सा एरो है जिसपे, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है इसको, ये वाला। अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी कि मकान तो हमारा है लेकिन हमने रेंट पे दिया है, क्योंकि मकान बंद था, तो बंद मकान धीरे धीरे डैमेज होता है, यूज कोई कर रहा है, रेंट हम ले रहे हैं, लेकिन ओनर कौन है? ओनर हम हैं। तो जो एक रिलेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल समझना पड़ेगा। एक तो मैं बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बता दूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब आप कहेंगे ये डेफिनेशन, कहानियां कहां से? ये वो बच्चा है जिसने बनाया इसको, वापिस उनके पास नहीं जाता। आप देखिए K प्लस सी एन गिव यू KCN, तोड़ दीजिए तो K प्लस और CN माइनस में टूटा है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ये तो आपको समझ में आ ही गया। यहां पर एक मैं रिएक्शन अगर लिखूं, यहां पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, 4 KCN प्लस FeCN का ट्वाइस, क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा, यादव जी बताएं क्या बनेगा? नाइस यादव, ये बनेगा K4 FeCN6, ये बनेगा। ये यहां तक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्या ये डिसोसिएट होकर के वापस इसमें नहीं आता? नहीं आता। डिसोसिएट तो होता है। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, इट विल डिसोसिएट इनटू 4K पॉजिटिव प्लस FeCN का 6 4 नेगेटिव। क्या इंटरेस्टिंग यहां पर ये बन के आया है। कितना रोचक और मजेदार बनाया उसने, और बस अब इसकी जिंदगी यही है, मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए। तो मैं तो इसको नालायक बच्चा कहूंगा। इसको कह रहा है मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, और जिनसे बना ना तू मेरा न मैं तेरा। ये तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये पहचान होती है इसकी। इसके जैसा दिखने वाला एक और कॉम्प्लेक्स होता है, उसको डबल साल्ट बोलते हैं। उसमें और इसमें यही फर्क है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो करता है जिनसे बना है डिसोसिएट होने पर, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो अपनी रियल आइडेंटिटी शो नहीं करता है वापस। पोटास एलम का बनना देख लीजिए, K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस, इनको मिलाकर के जो बना Al2SO4 थ्राइस, और साथ में 24H2O भी जोड़ दिया। इसको पोटास एलम बोलते हैं, जिसको आप फिटकरी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है ये छोटा सा टिनी, है ना, छोटा सा फॉर्मूला। लेकिन जब इसको हम डिसोसिएट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, अपने बिल्कुल उसी तरीके से छूट जाएगा। K2SO4 अलग, Al2SO4 अलग, ये सब। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं कह सकते। अब जनाब जो ये बने हैं इनकी तो केमिस्ट्री ही अलग है, इसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब अभी तक आपने सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, लेकिन सच बात नहीं है। केमिस्ट्री इतने तरीके की होती है, आप जब बड़े लेवल पे जाएंगे, मास्टर डिग्री या उससे ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अलग, बायोकेमिस्ट्री अलग, पॉलीमर केमिस्ट्री अलग, मेडिसिनल केमिस्ट्री अलग, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, बहुत तरीके की केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक अलग चीज है। इसी को समझना है हमने, समझते हैं, इसको समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन को। अभी आपने लिखा है यहां K4
FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये वाला बेटा। इसमें जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम बोलते हैं आयन, ये साहब इनको कहा जाता है आयन। यहां जो स्क्वायर ब्रैकेट जैसा कुछ दिखता है इसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बोला जाता है। और उसके बाद जो मेटल आता है इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। यहां बेटा जो ये चीज है इसको बोला जाता है, जो सेंट्रल मेटल से अटैच है, लिगेंड्स इनको बोला जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 चार चीजें हैं, चार चीजों के कॉम्बिनेशन से बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इनको समझना पड़ेगा, इसमें जो डेफिनेशन है बस वो इसकी डेफिनेशन मेन है। मेटल तो ठीक है भाई, मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी अलग है। सेंट्रल मेटल वैसे चूंकि सेंट्रल लिखा है तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये यहां पर जो मेटल है ना, जैसे आयरन है, सबसे मेन तो ये है, ये एक किस्म से कहा जाए तो मदर है, एंड इट विल डिसाइड द स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और जितने भी इसके बिहेवियर हो सकते हैं अल्टीमेटली वो इसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके साथ में इसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टा होगा कि टेट्रा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, मेन रोल तो इसका है। लेकिन उनको प्रभावित करने वाला ये जो है उसको लिगेंड्स, ये भी प्रभावित करता है, और आयन कितने हैं ये भी उस पर इफेक्ट डालते हैं। लेकिन सबसे मेन जो है वो सेंट्रल मेटल होता है। और यहां जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, अपना रोल है इनका एक। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, भाई लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स जो है इट मे बी एटम, इट मे बी आयन, और इट मे बी मॉलिक्यूल्स। जो लिगेंड्स है वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड है, जो सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच्ड है और इसको इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में। ये कई तरीके का हो सकता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अगर मैं चार्ज के आधार पर कहता हूं कि भाई कितने तरीके का होता है, जो चार्ज के आधार पर पॉजिटिव हो सकता है, ये कैटायनिक आप जिसको बोलेंगे, कैटायनिक लिगेंड्स, मैं वही लिखता हूं कैटायनिक। दूसरा बेटा एनायनिक, और तीसरा न्यूट्रल लिगेंड्स। याद करना पड़ेगा आपको, याद भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ याद किया तो भी काम नहीं चलेगा, और मतलब रटना भी और समझना भी, दोनों। ध्यान रखिए क्या बोला मैंने अभी, समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। एक क्लासिफिकेशन जो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मोनोडेंटेट एक क्लासिफिकेशन हो गया, मोनोडेंटेट, दूसरा डाइडेंटेट, तीसरा पॉलीडेंटेट। अब ये डेंटेट क्या है, डेंटेट का मतलब है डेंटिसिटी, और सीधा सीधा ऐसा लग रहा है जैसे दांत की बात हो, जिसको एक दांत होता है वो मोनोडेंटेट, जिसके दो दांत होते हैं किसके होते हैं, खरगोश जो होता है डाइडेंटेट, और जिसके बहुत सारे हमारे और आपके 32 होते हैं क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट। ये नहीं, यहां डेंटिसिटी का मतलब है कि एटम कितने हैं जो बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ में। जैसे Cl है, एक ही एटम है, मोनोडेंटेट कहा जाएगा,
ऑक्सलेट है, देखिए C2O4, ये डाइडेंटेट होता है क्योंकि इसमें COO COO, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से ये डाइडेंटेट हो गया। मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ठीक है। अब पढ़ गई चैन, समझ में आ गया यहां तक का? मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये ऐसे। एक जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, HDTA, हेक्सा मिथाइल डायमीन टेट्राएसीटेट। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। क्या फॉर्मूला होगा? इथाइल तो ये हो गया, डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, बस वो वैलेंसी पूरी कर लेंगे हम इनकी। फिर यहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, और यहां पर 4 एटम बैठे हुए ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाएंगे उसके साथ में, CH2 N, ये 3 हो गया, ठीक है, यहां H नहीं आएगा। ये पॉलीडेंटेट है। तो जो लिगेंड्स हैं 2 तरीके से क्लासिफाइड हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब कल एक ही क्लास में, चूंकि अगर मैं आज याद करा दिया तो आप भूल जाएंगे कल तक, मैं चाहूंगा कि आप पढ़कर भी आए, लिगेंड्स हैं उनके नाम याद करके आए, जैसे कि 1-2 मैं आपको बता देता हूं कल की क्लास में, तब फिर हम IUPAC करेंगे जो बहुत मजा आएगा जिसमें। जैसे H2O को हम बोलते हैं एक्वा, ये याद करके आना है। और ये न्यूट्रल लिगेंड्स, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनाइल लिखेंगे इसको, कार्बोनाइल, ये भी न्यूट्रल लिगेंड्स है। EN, ईथेन 1,2 डायमाइन, न्यूट्रल लिगेंड्स है। और एक हो गया H2O, CO, EN, तीनों ही न्यूट्रल लिगेंड्स कहे जाते हैं। NH3 अमाइन, ये 4 हैं न्यूट्रल, जो मेन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। इसके अलावा CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, कैटायनिक लिगेंड्स, एनायनिक याद करके आइएगा, ये सारे याद करके आना है कल। और ये कल मैं आपको रूल जो नियम है वो भी और एग्जाम्पल भी एक ही क्लास में यहीं पर याद करा दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।